Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है काठमांडू. यह काठमांडू चैप्टर आपकी 9th क्लास की बुक बिहाइव इंग्लिश से लिया गया है और यह चैप्टर बहुत ही सुंदर है. इसमें एक यात्रा के बारे में बताया गया है, जो कि इस चैप्टर के जो राइटर है विक्रम सेठ ने, जो ये लेखक है विक्रम सेठ ने एक बुक लिखी है हेवन लेक, जिसमें से कुछ टेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है, जो कि एक यात्रा के बारे में बताया गया है, जो कि चाइना से इंडिया तक की है. बीच में वो तिब्बत और नेपाल से भी होते हुए आए हैं. तो इस पूरे चैप्टर में राइटर हमें क्या बताना चाहते हैं, तो आइए शुरू करते हैं. बिफोर यू रीड में यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड 3 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं और चैप्टर का नाम आपके सामने है काठमांडू. तो आइए हम इसको पढ़ते हैं. पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसके अंदर लिखा है कि डू यू लाइक ट्रेवलिंग, क्या आपको ट्रेवलिंग करना पसंद है, यानी कि क्या आपको यात्रा करना पसंद है. द राइटर विक्रम सेठ, यानी कि जो लेखक है विक्रम सेठ, एंजॉय सेठ, विक्रम सेठ को यात्रा करना बहुत पसंद है. वेरी मच इन हिज बुक, अपनी बुक में हेवन लेक, जिस बुक का नाम है हेवन लेक, ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी, वह एक बहुत लंबी यात्रा का वर्णन करते हैं. फ्रॉम चाइना टू इंडिया, जो कि चाइना से इंडिया तक होती हैं. वाया तिब्बत एंड नेपाल, जो कि तिब्बत और नेपाल से होते हुए वो आते हैं. पॉइंट नंबर सेकंड के अंदर वो बताते हैं कि हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक, क्या आपने कुछ ऐसी जगहों के नाम सुने हैं जैसे कि अजमेर शरीफ, मदुराई, सांची, वाराणसी, सारनाथ एंड हेलेविल, कि जो ये स्थान के नाम आपको बताए गए हैं, क्या आपने ऐसे स्थानों के नाम सुने हैं. कैन यू नेम सम ऑफ अदर प्लेसेस लाइक दिस, क्या आप ऐसे कुछ और भी जगह के नाम बता सकते हैं. पॉइंट नंबर थर्ड में लिखा है कि व्हाट डू द सराउंडिंग्स ऑफ द होली प्लेस, यानी कि कोई भी जो एक पवित्र स्थान होता है उसका जो आसपास का एरिया होता है, आसपास के एरिया को बोलते हैं सराउंडिंग्स. व्हाट डू द सराउंडिंग्स ऑफ ए होली प्लेस इन योर सिटी लुक लाइक, कि आपके शहर में जो कि होली प्लेस होंगे, जो कि पवित्र स्थान होंगे, उनके आसपास का एरिया, आसपास का क्षेत्र कैसा दिखता है, कैसा लगता है जब आप उनको देखते हैं. थिंक अबाउट इट, आप इनके बारे में थिंक अबाउट इट, आप इसके बारे में सोचे. एज यू रीड द विक्रम सेठ डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू, कि काठमांडू का जो वर्णन इसमें आप पढ़ेंगे, साथ साथ आप इसके बारे में सोचेंगे कि ये सब कैसा आपको नज़र आता है, कैसा आपको लगता है. तो आइए अभी चैप्टर को हम शुरू करते हैं. लेते हैं इसका फर्स्ट पैराग्राफ. पैरा नंबर फर्स्ट में बताया गया कि आई गेट ए चीप रूम, कि मुझे सस्ता रूम मिल जाता है. इन द सेंटर ऑफ द टाउन, शहरों के बीचों बीच. एंड स्लीप फॉर आवर, और मैं वहाँ पर घंटों तक सोता हूँ. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह. विद मिस्टर शाह सन एंड नेफ्यू, मिस्टर शाह के बेटे और उनके भतीजे के साथ. आई विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू, मैं काठमांडू में 2 टेम्पल में यात्रा करता हूँ, 2 टेम्पल में मैं घूम करके आता हूँ, घूमता हूँ. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस समय जो लेखक है वो काठमांडू में हैं और वो कहते हैं कि काठमांडू का जो शहर है उसके बीचों बीच उनको एक सस्ता कमरा मिल जाता है, जहाँ पर वो घंटों तक सोते हैं. और अगली सुबह मिस्टर शाह के बेटे के साथ और उनके एक नेफ्यू के साथ, भतीजे के साथ, वो वहाँ पर 2 टेम्पल में घूमते हैं, यानी कि विजिट करते हैं. दैट आर द मोस्ट सेक्रेड ऑफ हिंदूज एंड बौद्धिस्ट, की जो 2 मंदिर है वहाँ पर वे बहुत ही पवित्र हैं, हिंदुओं के लिए भी और बौद्धिस्ट के लिए भी, यानी कि बौद्धिस्ट लोगों के लिए भी. पैरा नंबर सेकंड के अंदर बताया है कि एट पाशुपतिनाथ, वहाँ पर एक मंदिर का नाम है पाशुपति. एट पाशुपतिनाथ, आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली, जिसके सामने एक घोषणा की जाती है, एक संकेत किया जाता है कि यहाँ पर जो प्रवेश है वो सिर्फ हिंदू के लिए है. देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्रिल कन्फ्यूजन, वहाँ पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा माहौल है जिससे कुछ कन्फ्यूजन होती है, कुछ अव्यवस्था सी नज़र आती है. जैसे कि प्रीस्ट, हॉकर, डिवोटी, टूरिस्ट, काउस, मंकी, पिजन एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स, कि वहाँ पर सभी कुछ आपको एक ही जगह पर चलते फिरते नज़र आते हैं. जैसे कि पंडित हैं, फेरी वाले हैं, डिवोटीज़ हैं, यानी कि जो भक्तजन हैं, टूरिस्ट हैं, जो वहाँ पर घूमने फिरने वाले जो लोग हैं वो भी, गाय हैं, बंदर हैं, पिजन हैं, कबूतर, कुत्ता, वो सब एक ही ग्राउंड में आपको घूमते फिरते नजर आएंगे, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है. वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, जहाँ पर हम कुछ फूलों का चढ़ावा करते हैं, यानी कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर हम कुछ फूल अपने साथ लेकर के जाते हैं और मंदिर में उनको चढ़ाते हैं. देयर आर सो मेनी वर्शिपर, वहाँ पर बहुत सारे पूजा पाठ करने वाले हैं.
जो कि पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे उपासक हैं। दैट सम पीपल, कि कुछ लोग ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन, कि वहाँ पर कुछ लोग जो पंडित हैं उनका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आर एल्बोड साइड, और एक दूसरे को कोहनी मार मार करके अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय अदर्स पुशिंग देयर वे, अपने रास्ते में एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए, कोहनी मारते हुए कि वो पंडित के सामने आ जाए, टू द फ्रंट। फिर आगे इसमें लिखा है कि अ प्रिंसेस ऑफ नेपालीज रॉयल हाउस, वहाँ पर शाही परिवार की एक राजकुमारी नेपाल में वहाँ पर एक प्रकट होती है, यानी कि वहाँ पर अचानक शाही परिवार की एक राजकुमारी आ जाती है। एवरीवन बोज, और सभी झुक करके उनको नमस्कार करते हैं। एंड मेक्स वे, और उनके लिए रास्ता बना देते हैं। बाय द मेन गेट से, जो उनका मुख्य द्वार है, वहाँ से अ पार्टी ऑफ सेफ्रॉन क्लेड वेस्टर्न स्ट्रगल, यानी कि वहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि केसरिया रंग के कुछ ड्रेसेस में, जो कि वेस्टर्न से आए हैं, वहाँ पर कुछ स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी संघर्ष करते हुए, फॉर परमिशन टू एंटर, और वहाँ पर वो अंदर आने की परमिशन यानी कि आज्ञा लेने की कोशिश करते हैं। द पुलिसमैन इज़ नॉट कन्विंस्ड, वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो संतुष्ट नहीं होते हैं। दैट दे आर द हिंदूज़, कि वो हिंदू हैं, उनको वो लग नहीं रहा था कि वो हिंदू हैं, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ कि ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, क्योंकि वहाँ पर ये बात बताई गई है कि सिर्फ वहाँ पर वो हिंदू ही जा सकते हैं। अ फाइट ब्रेक्स आउट, अचानक वहाँ पर एक लड़ाई हो जाती है, बिटवीन टू मंकीज, दो बंदरों के बीच में। अचानक वहाँ पर एक लड़ाई हो जाती है दो बंदरों के बीच में। वन चेजेस टू अदर, यानी कि एक बंदर दूसरे बंदर का पीछा करता है। हु जंप्स, जो कि जंप लगाता है, ऑन टू द शिवलिंग के ऊपर। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड, फिर वो चिल्लाता हुआ, शोर मचाता हुआ इधर उधर घूमता है। द टेम्पल के चारों तरफ घूमता है। एंड डाउन टू द अर्थ, और फिर वो पास में बनी जो नदी है उसकी तरफ वो चला जाता है। द होली बागमती, उस नदी का नाम है पवित्र बागमती। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है पाशुपति का मंदिर, जो कि काफ़ी भव्य नज़र आता है, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, और जिससे कि आसपास का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त आपको नज़र आता है, और इसी में ही वो बंदरों की लड़ाई होती है आपस में। तो लेते हैं इसका अगला पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि दैट फ्लोज बिलो, यानी कि जो बागमती जो नदी है वो नीचे वहीं पास में बहती है। अ कॉर्पस इज बीइंग क्रेमेटेड, वहाँ पर एक कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार किया जा रहा है। ऑन इट्स बैंक, इसके किसी किनारे पर। वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क, वहाँ पर जो महिलाएं हैं जो कपड़े धोती हैं वो अपना काम कर रही हैं। एंड चिल्ड्रन बैथ, और बच्चे वहाँ नहाते हैं। फ्रॉम ए बालकोनी, एक बालकोनी से। अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, फूलों की एक टोकरी। एंड लीव्स, फूल पत्तियों की एक टोकरी। ओल्ड ऑफरिंग, जो कि मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं और वो सूख करके मुरझा जाते हैं। नाउ विल्टेड, अब वो मुरझा जाते हैं। इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, और नदी में वो बहा दिए जाते हैं बालकोनी से। अ स्मॉल श्राइन, एक छोटा सा स्थल जहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोटर्ड्स, यानी कि एक छोटा सा स्थान है पूजा करने का, जो कि आधा बाहर निकला हुआ है फ्रॉम द स्टोन, यानी कि पत्थर का बना हुआ है जो कि थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। प्लेटफॉर्म एक चबूतरे की तरह, ऑन द रिवर बैंक, उस नदी के किनारे पर। व्हेन इट इमर्जेस फुल्ली, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, और जब ये पूरी तरह से बाहर आ जाएगा तो जो देवी है जो उसके अंदर है वो अंदर से बाहर प्रकट होगी। एंड द एविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ, और कलयुग का जो बुरा समय है वो एक दिन पृथ्वी पर उसका नाश हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया कि श्राइन क्या होता है। श्राइन अ प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि वह जगह जहाँ पर पूजा की जाती है उसको बोलते हैं श्राइन। आगे आप देखेंगे इस चैप्टर में क्या लिखा है। पैरा नंबर 3 के अंदर बताया गया कि एट द बोधनाथ स्तूपा, वहाँ पर एक बोधनाथ स्तूप की भी एक जगह है जहाँ पर एक स्तूपा बना हुआ है। द बौद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, वहाँ पर एक बहुत ही जो ये बौद्धिस्ट स्तूप है ये बहुत ही पवित्र है जहाँ पर पूजा की जाती है काठमांडू में बौद्धिस्ट के द्वारा। देयर इज इन कंट्रास्ट,
अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। जैसे कि हमने पाशुपति मंदिर के आसपास देखा कि वहाँ पर हर तरफ शोर शराबा है, बहुत ही लोग अशांत है, अव्यवस्था है, तो उसके विपरीत, इन कॉन्ट्रास्ट उसके विपरीत देयर इज अ सेंस ऑफ अ स्टिलनेस, वहाँ पर एक पूर्ण रूप से शांति आपको फील होती है, वहाँ पर पूरी तरीके से शांति है। इन इमेंस वाइट डोम्स, और जो इसका बहुत ही बड़ा जो सफ़ेद कलर का जो गुंबद है, इज रिंस्ड बाय अ रोड, ये चारों तरफ से सड़कों से घिरा हुआ है, इसके चारों तरफ सड़कें बनी हुई है। स्मॉल शॉप्स स्टैंड्स ऑन इट्स आउटर रेंज, और इसके कोनों पर छोटी छोटी दुकानें हैं। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय द तिब्बतन इमिग्रेंट्स, इनमें से ज़्यादातर जो दुकानें हैं उनके जो मालिक हैं जो तिब्बत के निवासी हैं उन लोगों की है वे। फेल्ट बैग्स, ऊनी बैग, तिब्बतियन प्रिंट यानी कि तिब्बत के जो छापे हैं, एंड सिल्वर ज्वेलरी, और जो चांदी की जो आभूषण है, कैन बी बोट हेयर, यहाँ पर उनको खरीदा जा सकता है। यानी कि इस बाज़ार में, इस मार्केट में जो कि मंदिर के आसपास बनी हुई है, जो कि स्तूपा के आसपास बनी हुई है, वहाँ पर ऊनी बैग, तिब्बतीन जो छापे हैं उनको, और चांदी के आभूषण है वो यहाँ से खरीदे जा सकते हैं। देयर आर नो क्राउड्स, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है। दिस इज़ अ हेवन ऑफ अ क्वाइटनेस, ऐसा लगता है जैसे कि यह एक शांति का स्वर्ग है। इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, जो आसपास की जो सबसे व्यस्त गलियां हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है यह शांति का एक बहुत ही सुरक्षित स्थान है, और शांति का जैसे स्वर्ग हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेवन, इस कंडीशन के लिए अ सेफ प्लेस, यानी कि बहुत ही सुरक्षित स्थान है जहाँ पर आपको पूरी तरीके से शांति का आभास होता है। पैरा नंबर 4 के अंदर आपको बताया कि काठमांडू इज विविड, मर्सेनरी, रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन टू फ्लावर्स अडोन डिटीज अलोंग द नेरोएस्ट एंड बिजीएस्ट स्ट्रीट। इसमें बताया गया कि काठमांडू को अगर आप देखते हैं तो ये आपको सजीव नज़र आता है, और यहाँ पर मर्सेनरी चीज़ें आपको मिल जाती है, यानी कि आप वहाँ पर किराए पर कुछ भी ले सकते हैं, किराए के सैनिक ले सकते हैं, पैसा आप यूज़ करते हैं तो आपको उनके बदले में वहाँ की सुविधाएं मिल जाती हैं। रिलीजियस है, ये धार्मिक है, विद द स्मॉल श्राइन्स, और वहाँ पर जो आसपास की छोटी छोटी जो जगह हैं जहाँ पर वो पूजा पाठ करते हैं। टू द फ्लावर एडोन डिटीज़, वहाँ के जो देवी देवता हैं उनको फूलों से सजाया गया है। अलोंग द नेरोएस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट, जो वहाँ की जो छोटी छोटी और जो सबसे ज़्यादा बिजी और व्यस्त गलियाँ हैं उनके साथ। विद द फ्रूट सेलर, वहाँ पर फल बेचने वाले हैं। फ्लूट सेलर, बांसुरी बेचने वाले हैं। हॉकर्स और पोस्ट कार्ड के फेरी वाले हैं जो कि घूम घूम करके पोस्ट कार्ड्स को बेचते हैं। शॉप्स सेलिंग है, दुकानें हैं बेचने के लिए। वेस्टर्न कॉस्मेटिक, वहाँ पर महिलाओं का प्रसाधन, सौंदर्य का सामान मिलता है। फिल्म रोल्स मिलते हैं जिनसे कि फ़ोटो बनाए जाते हैं। चॉकलेट्स मिलती हैं, और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपाली एंटीक्स, और वहाँ पर तांबे के बर्तन और नेपाल की जो पुराना सामान होता है, जो प्राचीन काल का जो सामान होता है, वो भी इस मार्केट में आपको, इस बाज़ार में मिल जाता है। इसी वजह से वहाँ पर कहा जाता है कि काठमांडू एक सजीव प्रतीत होता है। इस व्यस्त स्थान पर आप आगे देखेंगे कि फिल्म सॉन्ग ब्लेयर्स आउट फ्रॉम द रेडियो, वहाँ पर रेडियो पर जो फिल्मी सॉन्ग है वो इतने बड़े लाउड आवाज़ में बजाए जाते हैं जिससे वो आपके कानों में चुभते हैं, बहुत ही तेज़ आवाज़। कार हॉर्न साउंड, कारों के जो हॉर्न है उनकी आवाज़। बाइसिकल बेल्स रिंग, जो साइकिल की घंटियाँ वो बजती है। स्ट्रे काउस, और जो भटकती हुई जो गाय हैं, लो क्वेश्चनली, उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रही है, एक दूसरे पर वो रंभारती है, मोटरसाइकिल वाले पर वो रंभारती है। एट मोटरसाइकिल्स वंडर शाउट आउट देयर वेयर्स, और वो इस तरीके से रंभारती हुई आपको नज़र आती है। आगे आप इसमें देखेंगे कि आई इंडल्ज, मैं खुद को शामिल कर देता हूँ। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, मैं इन सब में शामिल हो जाता हूँ बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए। माइंडलेसली होता है यानी कि ज़्यादा विचार ना करते हुए, ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए। बाय अ बेयर ऑफ मार्जिपन, बाय अ बार ऑफ मार्जिपन, वहाँ पर मार्जिपन नाम की एक मिठाई होती है जो कि बादाम की सहायता से बनाई जाती है, बादाम से बनती है। मैं उसकी एक बार खरीद लेता हूँ, मैं उसका एक टुकड़ा खरीद लेता हूँ। आकोन ऑन द कॉप रोस्टेड, और एक भुना हुआ भुट्टा खरीद लेता हूँ। इन्हें चारकोल ब्रेजर, और वहाँ पर जो चारकोल से बनी हुई जो उनकी भट्टी है जिसके अंदर वो भुट्टे को भुना जाता है, वहाँ से एक भुट्टा खरीद लेता हूँ। ऑन द पेमेंट, जो कि वहाँ पर फुटपाथ पर जो वो बिकता है। रब्ड विद सॉल्ट, चिलीज पाउडर एंड लेमन, जिसके ऊपर कुछ नमक है, चिली पाउडर है, मिर्च मसाला और नींबू
रगड़ा हुआ होता है। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, और मैं वहाँ पर एक प्रेम कहानियों की 2 कॉपीज़ खरीद लेता हूँ। एंड इवन रीडर्स डाइजेस्ट, और यहाँ तक कि मैं वहाँ का रीडर डाइजेस्ट भी खरीद लेता हूँ। ऑल दिस आई वॉज डाउन विद कोका कोला, और मैं सारी चीज़ें लेकर के कोका कोला के साथ। एंड नो सिटिंग ऑरेंज ड्रिंक, और वहाँ पर एक ड्रिंक मिलती है ऑरेंज कलर की, वो थोड़ी नो सिटिंग होती है, यानी कि उसमें से कुछ आपको स्मेल आती है। सिकनिंग, यानी कि वहाँ पर थोड़ी सी उसके अंदर एक दुर्गंध फील होती है, लेकिन वो पीने में काफ़ी अच्छी है। एंड फील मच द बेटर फॉर इट, और उन सब के साथ मैं उन सारी चीज़ों को निगल लेता हूँ, उनको फिनिश कर देता हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। नंबर 5 में आप देखेंगे कि आई कंसिडर व्हाट रूट शुड आई टेक बैक होम, और मैं वहाँ पर विचार करता हूँ कि मुझे घर जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना चाहिए, कौन सा रूट लेना चाहिए। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय इंथुजियाज्म फॉर ट्रेवल, अगर मैं पूरे जोश के साथ इस यात्रा से पूरा प्रेरित होता, फॉर दिस ट्रेवल पर से, इस यात्रा से अगर मैं पूरी तरीके से प्रेरित होता, आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना, और मैं पटना बस और ट्रेन से जाता। देन सेल अप द गंगा पास्ट बनारस, और मैं गंगा से होता हुआ बनारस जाता, फिर वहाँ से इलाहाबाद जाता। देन अप द यमुना, और फिर मैं वहाँ से यमुना से होता हुआ द पास्ट आगरा टू दिल्ली, फिर मैं आगरा होते हुए दिल्ली जाता। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से थक गया हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। एंड होम सिक, और थोड़ा खुद को बीमार जैसा फील कर रहा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बहुत थकावट की वजह से बीमार हो गया हूँ। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, यह है जो आज का दिन है वो अगस्त का अंतिम दिन है। गो होम आई टेल माई सेल्फ, मैं खुद को कहता हूँ चलो घर चलते हैं। मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम, सीधे घर चलते हैं। आई एंटर्ड अ नेपाली एयरलाइंस ऑफिस, और मैं वहाँ पर नेपाल में बने एक एयरलाइंस ऑफिस के अंदर चला जाता हूँ, जहाँ पर मैं एक टिकट बुक करता हूँ। एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, और मैं कल के लिए एक फ़्लाइट की टिकट बुक करता हूँ। मैं पैरा नंबर 6, आई लुक एट द फ्लूट सेलर, कि मैं एक बांसुरी बेचने वाले को देखता हूँ। स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर, जो कि एक कोने पर खड़ा है, ऑफ द स्क्वायर, वहाँ पर एक चौराहा बना हुआ है, नियर द होटल, यानी कि जिस होटल में मैं हूँ वहाँ पर पास में बने हुए एक चौराहे पर एक कोना है, वहाँ पर एक बांसुरी बेचने वाला व्यक्ति है, मैं उसको देखता हूँ। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज ए पोल विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल द डायरेक्शन, उसके हाथ में एक पोल है जिसके अंदर उसके ऊपरी सिरे पर एन अटैचमेंट ऑन द टॉप फ्रॉम विच, यानी कि जिसके ऊपरी सिरे पर 50 और 60 बांसुरी, यानी कि जिसमें 50-60 बांसुरी उसमें लगी हुई है। प्रोट्रूड्स इन ऑल डायरेक्शन, जिनकी जो दिशा है वो हर तरफ है, यानी कि हर दिशा में वो आपको बांसुरी लगी हुई नज़र आ जाती है। लाइक द स्क्विल, कांटों की तरह की, जैसे कि आपने जो बांसुरी देखी बिल्कुल कांटों की तरह आपको नजर आएंगी। और फिर प्रोक्यूपिन, जैसे कि एक प्रोक्यूपिन के कांटे होते हैं। प्रोक्यूपिन एक छोटा जंतु होता है जो कि बड़े से चूहे की तरह आपको नजर आता है, और उसके बाल कांटे की तरह नुकीले होते हैं। इसी तरीके से अगर आप उन पोल के ऊपरी सिरे में लगी हुई बांसुरी को देखते हैं तो बिल्कुल उस प्रोक्यूपिन के कांटों की तरह आपको नजर आती हैं। दे आर ऑफ बैम्बूज, वे जो बांसुरी हैं वो बांस की बनी हुई है। देर आर क्रॉस फ्लूट, उनके अंदर बांसुरी है। एंड रिकॉर्डर्स, और मुरली भी है। रिकॉर्डर्स होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र जो कि बिल्कुल बांसुरी की तरह होता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, कि वो समय समय पर जो उसके हाथ में जो पोल है वो ज़मीन पर उसको रख करके खड़े कर देता है। सिलेक्ट्स ए फ्लूट, और एक बांसुरी को चुनता है। एंड प्लेज फॉर अ फ्यू मिनट्स, और उसको कुछ मिनट के लिए बजाता है। द साउंड इज राइजेज क्लियरली, और उसमें से जो आवाज़ें बहुत ही स्पष्ट रूप से निकलती हैं। अबाउ द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, जहाँ पर जितना भी ज़्यादा ट्रैफिक का चाहे कितना ही शोर शराबा है उन सब के ऊपर आकर के वह आवाज़ आपको सुनाई देती है। एंड द हॉकर्स क्राइज, और वहाँ पर जो हॉकर्स होते हैं फेरी वाले जो कि शोर मचा मचा कर अपने सामान बेचते हैं, उन सारे शोर शराबे से कहीं ऊपर आपको बांसुरी की बहुत ही मधुर आवाज़ और स्पष्ट आवाज़ आपको सुनाई देती है। ही प्ले स्लोली, वह बहुत ही धीरे से उसको बजाता है। मेडिटेटिवली, पूरे ध्यान से, पूरा ध्यान मग्न होकर के बिल्कुल थॉटफुली तरीके से उसको बजाता है।
विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, यानी कि बिना किसी फालतू के दिखावे के वो अपने काम में पूरा मस्त है, पूरा व्यस्तता के साथ वो उसको बजाता हुआ आपको नज़र आता है पूरे ध्यान के साथ। ही डज नॉट शाउट आउट, वह चिल्लाता भी नहीं है कि भाई मेरे पास बांसुरी आप उसको ले लो। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, और कभी कभी वो उनमें से एक बांसुरी को बेच भी देता है, कभी कभी वो अपनी सेल भी कर लेता है। बट इन क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे, यानी कि एक लापरवाही तरीके से, ये बड़ी हैरानी की बात है कि एक लापरवाही तरीके से, वे एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज इंटरप्राइजेज, कि उसको ऐसा लगता है कि जो उसका इंटरप्राइजेज हैं वो एक्सीडेंटली उसके पास है, यानी कि उसने अपने व्यापार को चलाने के लिए, बनाने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत वो करना नहीं चाहता। वो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो जो काम कर रहा है और जो बांसुरी बेच रहा है वो उसमें उसकी ज़्यादा रुचि नहीं है। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग, कभी कभी वो बांसुरी बजाता हुआ रुक जाता है। टू टॉक द फ्रूट सेलर, वहाँ पर पास में एक फल बेचने वाले उससे बात करने के लिए। आई इमेजिन, मुझे प्रतीत होता है, मैं इमेजिन कर सकता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ, दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, और यही उसके जीने का एक तरीका है जिससे कि वो बरसों से ऐसे ही जी रहा है, यानी कि वो अपने काम में ज़्यादा सीरियस नहीं है। पैरा नंबर 7 में आप देखेंगे कि आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, और जो वो चौराहा है मैं अपने आप को बहुत ही मुश्किल पाता हूँ कि मैं वहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि मुझे वो बांसुरी की बहुत ही प्यारी सुर धुन नज़र आ रही है। फ्लूट म्यूजिक अवे डज दिस टू मी, फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी, जो बांसुरी का जो संगीत है ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है कि मुझे कहीं दूर जाने नहीं देता, यानी कि मुझे ये प्रतीत होता है कि बांसुरी का जो संगीत है वो बहुत ही मधुर है, इस वजह से मैं उस चौराहे से दूर नहीं जा सकता। इट इज़ एट वंस, यह एक बार, द मोस्ट यूनिवर्सल द मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड, ये पूरा सार्वभौमिक एक बार ऐसा महसूस होता है जैसे कि सार्वभौमिक संगीत है। मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड, और जितनी भी आवाज़ है उसमें से एक बहुत ही विशेष आवाज़ आपको ये फील होती है। द मोस्ट पर्टिकुलर साउंड्स, द मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड, देयर इज़ नो कल्चर, ऐसी कोई संस्कृति नहीं है। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, कि जिसकी कोई अपनी बांसुरी ना हो। द रीड ने, चाहे वो सरकंडे की ने हो, द रिकॉर्डर, चाहे वो आपकी मुरली हो, द जैपनीज शकुहाची, चाहे वो जैपनीज की शकुहाची हो, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, चाहे वो भारतीय संगीत की, भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक बहुत ही गहन बांसुरी हो। द क्लियर और ब्रेथली फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका की वो एक सांस रोककर जो पूरी तरीके से फूंकने वाली एक बांसुरी है, चाहे वो साउथ अमेरिका की बांसुरी हो। आगे इसमें आप देखेंगे द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट, और चाइना के अंदर एक बांसुरी होती है जो कि बहुत ही तेज़, जो कि बहुत ही जोर लगा करके बजाई जाती है, चाहे वो उनकी वो बांसुरी हो। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, हर प्रकार की बांसुरी की अपनी एक खास बात होती है, अपनी एक फिंगरिंग होती है और कंपास होती है। फिंगरिंग होता है बांसुरी बजाने का एक तरीका जिसमें उंगलियों को कहाँ पर रखना है, कहाँ पर उठाना है, और उसी की सहायता से आपको आवाज़ के म्यूजिक की वो नोट्स और धुन सुनाई देती है। इट वीव्स इट्स ऑन एसोसिएशन, और जो कोई भी एक बांसुरी होती है उसका एक अपना एसोसिएशन होता है, वो जिस तरीके से बजाई जाती है उसकी अपनी अपनी एक बात होती है। येट टू हियर एनी फ्लूट इज, फिर भी किसी बांसुरी को सुनकर, इट सीम्स टू मी, मुझे ये प्रतीत होता है, मुझे ये लगता है, टू बी ड्रॉन इन टू द कॉमनिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, कि मैं मानवता की एक बहुत ही गहरी समानता के साथ जुड़ता चला जा रहा हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट, और जो इन बांसुरी का जो संगीत है वो मुझे खींचता है, वो मुझे बिल्कुल नज़दीक लेकर के आता है। इन इट्स फ्रेज एंड सेंटेंसेस, जो संगीत के जो पार्ट होते हैं, जो हिस्से होते हैं, फ्रेजेस जो संगीत के हिस्से होते हैं, और वह जैसे कि संगीत हमें कुछ कहना चाहता है, जैसे कि उसके कुछ वाक्य हैं टू द ह्यूमन वॉइस, कि वो मनुष्य की आवाज़ में कुछ हमें कुछ कहना चाहते हैं। इसी तरीके से मुझे ऐसा फील होता है कि जो बांसुरी की जो आवाज़ है वो मुझे अपनी ओर खींचे चली जा रही है। इसकी सामान्यता, मानवता की सामान्यता की तरह से वो मुझे अपनी तरफ खींची जा रही है। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ, इसकी जो प्रेरणादायक शक्ति है, वो जो प्रेरणात्मक जो इसकी शक्ति है, वो जीवंत सांसें हैं, कि आप
बिल्कुल सांसों को भर करके जब आप उनको बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप उनमें जीवन फूंक रहे हैं। इट इज़ टू नीड टू पॉज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन, कि इनको बजाने से पहले आपको सांस को रोकना होता है और पूरे अच्छे तरीके से उसके पोज के साथ इसमें फूंकना होता है बिफोर इट कैन गो ऑन, इससे पहले कि बजाई जा सके उससे पहले आपको सांसों को रोकना होता है, सांसों को थामना होता है। ये उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है किसी भी बांसुरी को बजाने के लिए। पैरा नंबर 8 जो कि इस चैप्टर का लास्ट का पैरा है, इसके अंदर बताया जाता है। पैरा नंबर 8 जो कि चैप्टर का लास्ट का पैरा है, इसके अंदर बताया गया कि आई कैन बी सो अफेक्टेड बाय अ फ्यू फैमिलियर फ्रेजेस और बांसुरी सरप्राइजेस एट मी फर्स्ट। सबसे पहले जो बांसुरी के जो कुछ नोट्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, जो कि बांसुरी का जो संगीत है वो मुझे इस लेवल पर प्रभावित करता है, इस स्तर पर मुझे प्रभावित करता है कि सरप्राइजेज मी एट फर्स्ट, जो कि मुझे सबसे पहले हैरान करता है। क्योंकि ऑन द प्रीवियस ओकेशंस, जो पहले के जो मौके रहे हैं, जो अवसर रहे हैं, दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग ऑब्सेंस अब्रॉड, कि जब मैं घर वापस आया हूँ विदेश में एक लंबा समय बिताने के बाद, बहुत ही लंबे समय के अंतराल के बाद जब मैं घर वापस आया हूँ, आई हैव हार्डली नोटिस्ड, मैंने मुश्किल से ही नोटिस किया है, सच डिटेल, इस प्रकार के वर्णन को, एंड सर्टेनली, और निश्चित रूप से, हैव नॉट इन्वेस्टेड दैम, और स्पष्ट रूप से मैंने कभी भी उनको इस तरीके से इन्वेस्टेड यानी कि निवेशित नहीं किया, यानी कि मैंने कभी भी उनको इस तरीके से पूरे ध्यान से उन पर कभी ध्यान नहीं दिया है, कभी उनके बारे में इतना गहराई से सोचा नहीं है। विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू, विद द सिग्निफिकेंस, इतने महत्व से, आई नाउ डू, जितना कि मैं अब करता हूँ। यानी कि लेखक आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी लंबी लंबी यात्राएं की हैं, विदेशों में बहुत लंबा समय बिताया है, और वो वापस जब अपने घर पर आए हैं तो उन्होंने कभी भी इतने विवरण पर कभी भी ध्यान नहीं दिया है कि वो बांसुरी की आवाज़ उनको इतना इम्प्रेस कर जाए, उनको इतना हैरान कर जाए, सरप्राइज़ कर जाए, जितना कि वो इस बार काठमांडू की जो यात्रा है, जो कि चाइना से भारत के लिए उन्होंने की है, कि जितना वो इस बार इन सारे विवरण पर ध्यान देता है, इतना कभी उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया अपनी किसी भी पिछली यात्राओं में। तो यह चैप्टर विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा? आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे और इस चैप्टर से जुड़ी सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आपको क्या बताता है काठमांडू के बारे में, पाशुपति जो मंदिर है उसके बारे में, और बौद्धिस्ट का जो स्तूप है जो वहाँ पर बना हुआ है उसके बारे में, और वहाँ के बाज़ार के बारे में, बाज़ार कितना बिजी है, लोग कैसे वहाँ पर शोर मचाते हैं, अपने सामान को बेचते हैं, वो सारी बातें आप इस चैप्टर में एक एक करके पढ़ेंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ का पूरा लाभ उठाएंगे कि यह चैप्टर आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू टॉपिक, विद ए न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।